ऑलराइट एवरीवन, तो हम एक नए चैप्टर के साथ आज शुरुआत करने वाले हैं, दैट वी कॉल एज डिटर्मिनेंट्स। तो यार ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका लोगों को ज़्यादातर फील नहीं रहता कि एक्चुअली में असली दुनिया से ये कैसे रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं चीज़ों को रट लेते हैं, फॉर्मूलाज रट लेते हैं, पैटर्न रट लेते हैं चीज़ों का, और कुछ कुछ सवाल भी बनने लग जाते हैं। बट क्योंकि एक इमोशनल या फिर बोलूँ कोई कनेक्शन नहीं होता चैप्टर का, किसी और चीज़ से तुम उसे कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल लूँ अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो एक बार को तुम कनेक्ट कर सकते हो कि भाई एक पॉइंट हवा में ये है, एक पॉइंट ये है, इसके हम कोऑर्डिनेट बना देंगे, एक को रीजन मान लेंगे, तो इस हिसाब से हम डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सर्कल का तो तुम बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो यार, मम्मी की चूड़ी जो है वो सर्कल होती है, उसका कोई रेडियस होता है, उसकी कोई सरकमफ्रेंस होती है। तो इसी तरह से लगभग हर चैप्टर का हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। बट डिटर्मिनेंट्स जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा मेरी बात को फील कर पा रहे होंगे, लोगों को पता ही नहीं होता इसका काम कहाँ आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ चैप्टर का काम कहाँ पे आता है। ये चैप्टर जो है तुम्हारा कैलकुलेशन में बहुत काम आता है आगे फिजिक्स में, और वेक्टर्स को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। वेक्टर तुम आगे आके पढ़ोगे, वैसे फिजिक्स में लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा वेक्टर कुछ लोगों ने, बट आगे जाके वेक्टर्स का बहुत काम आने वाला है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो, हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, फ्लूइड्स पढ़ रहे हो, सो ऑन एंड सो ऑन। तो जैसे वेक्टर में तुम्हें अगर याद हो तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट नाम की चीज़ होती है। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर्स के टर्म में जब सॉल्व करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं हम डिटर्मिनेंट्स के बिना सॉल्व नहीं कर सकते, बट डिटर्मिनेंट्स का जो फॉर्मेट होता है, डिटर्मिनेंट्स के थ्रू सॉल्व करने का जो तरीका होता है, दैट मेक्स इट ईजी। तो अभी तो तुम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हो, आगे जाके तुम पढ़ोगे लीनियर अलजेब्रा। तो ये समझ लो लीनियर अलजेब्रा जो है तुम्हारे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का विकसित रूप है। यहाँ पे तुम इस चैप्टर में तुम जानोगे कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या थी जो तुमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पे फॉर्मूले रटे थे, उनका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे लाइन को रोटेट करना, छोटा करना, बड़ा करना, स्केल करना, इसको स्टडी करने में ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। और प्रोग्रामिंग में भी बहुत काम आते हैं ये। प्रोग्रामिंग में जैसे ऐसे यार, तुम मान लो GTA 5 इन्वेंट कर रहे हो, अब थोड़ी बड़ी बात कर दी मैंने, बट मान लो तुम GTA 5 बना रहे हो ना, तो बिना ज्योमेट्री के तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें 3D स्पेस है। तो वहाँ पर हमें वेक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम मैट्रिसेस को अलग से लिखते हैं इस तरह से। ये बेसिकली आपकी एक लिस्ट होती है, आसान भाषा में लिस्ट मान लो। तो हम मैट्रिसेस को उसमें ऐसे लिखते हैं, ये 3 आपकी लिस्ट हो गई, और इसमें आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो फिर हम जो है मैट्रिसेस की कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने अगर 3 ब्लू 1 ब्राउन की वीडियोस देखी हो, तो वो जो है एक लैंग्वेज है मैनिम, उसका यूज़ करता है। लैंग्वेज नहीं है, बेसिकली लाइब्रेरी है। अब छोड़ो, मैं इस सब में नहीं जा रहा, ये लैंग्वेज लाइब्रेरी क्या होती है। तो वो अपनी वीडियोस को बनाने के लिए एनिमेशन का यूज़ करता है। अब उसकी वीडियो में क्या है, जितनी भी एनिमेशन बनी होती है ना, वो कोडेड होती है। वो कोई आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करता, मैनिम उसने खुद बना रखी है और वो उसी का यूज़ करता है। तो वो कोड करता है, उसने कोड करा और एक लाइन जो है यहाँ से यहाँ चली गई कोड के थ्रू। तो बेसिकली उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया होगा। तो उस कोड में उसके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स काम आए होंगे ना। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, लाइन को रोटेट करना है, इधर उधर करना, 3D स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना, इसमें आपके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी मदद करते हैं, जो कि हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि ये कोई पराया चैप्टर है, बहुत कमाल की चीज़ें तुम करने वाले हो आगे आने टाइम में। तो इसको इज्जत के साथ पढ़ना, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है यहाँ पे, है ना। तो भाई ये था मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा सा इंट्रो। अब चैप्टर के साथ शुरू भी कर लेते हैं यार। कैलकुलेशन वगैरह सब बोलेंगे यार जेई की तैयारी करा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। नहीं यार, जेई की तैयारी कर रहा हूँ, चिंता मत करो, वरना आधे लोग बोर हो जाएंगे अगर मैं ये सब बातें नहीं बताऊंगा। और इसीलिए बोर हो जाते हैं इतने सारे बच्चे। जेई की तैयारी करने वाले 95 to 96% बच्चों का डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस अच्छा नहीं होता, और प्रॉपर्टीज़ में घूमते रहते हैं, भाई क्या हो रहा है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस चैप्टर में, याद ही नहीं हो पाती लोगों को, बट मैं जिस तरह से बताऊँगा याद हो जाएंगी, चिंता मत करो, भाई पे भरोसा रखो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके डिटर्मिनेंट्स का नाम। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक डिटर्मिनेंट देखने में कैसा होता है। अब कुछ समझ नहीं आएगा, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उन्हें हवा भी नहीं लगेगी कि ये क्या बना रहा है, एकदम से नई चीज़ आ गई बिल्कुल ही दुनिया में। तो एक डिटर्मिनेंट जो है देखने में ऐसा होता है, ये तुम्हारे डंडे बन गए 2 लंबे लंबे, और ये तुम्हारे बीच में कोई भी नंबर्स है, A1 A2 A3 और A4, ऐसा होता है डिटर्मिनेंट देखने में। और ये तुम्हारे नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूँ, ये मैंने डिटर्मिनेंट बनाया और यहाँ लिख दिया 1 2 3 और 4। तो ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट होता है ना। इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है, ध्यान रखना, ऑर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रख लेना, ORDER, है ना। इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो मैंने ऊपर बनाया है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है। 2 क्या है, इसका 2 का क्या मतलब है, क्योंकि देखो इसमें रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल दी मैंने, ध्यान रखना। ये रो कॉलम बहुत होने वाला है आगे मैट्रिसेस में, तो और रो कॉलम बार बार हम करते रहेंगे। तो ये पहली रो है और ये दूसरी रो है ना। इसमें 2 रोज हैं और ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है।
समझ गए? तो इसमें 2 कॉलम है 2 रोज हैं, तो दिस इज बेसिकली अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। 3 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रो और कॉलम में, रो क्या है कॉलम क्या है, तो इसके लिए मैं पहले से एक चीज जो है क्लियर करता हूँ। तो मैं याद है जब कुछ लोग क्लास में बदतमीजी करते थे, हो सकता है उन कुछ लोगों में से तुम खुद हो, तो मैम बोलती थी यार पीछे वाली रो में कौन बैठा है, आगे आ जाओ। तो पीछे वाली रो का क्या मतलब होता था? एक लंबी सी सीट है जिसपे 2 या 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं, तो ये पीछे वाली रो है। तो रो जो होती है बेसिकली अपनी हॉरिजॉन्टल होती है। देखो मैं तो ऐसी याद रखता हूँ, मैम बोलती थी पीछे वाली रो में कौन बैठा है, तो वहां से मैं मेन कर लेता हूँ कि क्लास में भाई रो तो ना हॉरिजॉन्टल होती थी। तो ऐसे मेरे को याद रह गया है, तुम भी याद कर सकते हो, है ना? अच्छा नमूने क्या है, पीछे वाली रो में कौन बैठा है, इसी बहाने मैमों को भी याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सो बेसिकली दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के बारे में, इसको भी इज्जत दे लो थोड़ी। तो ये है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, A1 A2, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ A1 A2 A3 है ना, A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 है ना, ये डिटर्मिनेंट। डंडों को थोड़ा बड़ा कर दो, ये आपका 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब ये 3 ऑर्डर कैसे है भाई, कैसे पता करेंगे? पहले तो स्क्रीन को ना थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और इस ऑर्डर 2 को यहाँ से निकालो। निकल भाई, तेरा काम हो गया। तो भाई ये जो है अपनी रो कौन सी होगी, अब खुद बताओ, एक बार खुद सोच के देखो रो कौन सी है इसमें। पीछे वाली रो में कौन बैठा है? ये 3 बंदे बैठे हैं पीछे वाली रो में। सो बेसिकली दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। समझे कितना आसान था? तो ये बेसिकली आपकी पहली रो हो गई, ये आपकी दूसरी रो हो गई, ये आपकी तीसरी रो हो गई। अब बात करते हैं भाई कॉलम्स की। तो ये आपका पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका तीसरा कॉलम हो गया। तो कॉलम बेसिकली वर्टिकली जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो कॉलम में आएंगे। तो हमको समझ आ गया भाई रो और कॉलम क्या है। तो इस डिटर्मिनेंट में 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। 4 ऑर्डर का भी हो सकता है, 5 ऑर्डर का भी हो सकता है, 1000 ऑर्डर का हो, हमें क्या मतलब है? हमें तो बेसिकली ये पता चल गया कि भाई जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, n ऑर्डर का होगा, तो n रोज होंगी और n कॉलम होगा। तो याद रखना, सवालों में ऐसा करके बोलते हैं अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हैज दिस दिस दिस, तो ये बताओ वो बताओ। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ना, बिल्कुल बेसिक चीज है। अभी शुरू भी नहीं किया चैप्टर मैंने। अब यार कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये नंबर्स क्या लिख दिया अजीब अजीब से, मतलब क्या है इनका, क्या करूं इन नंबर का, तेल लगाऊं, क्या बोल रहा हूं मैं भी, कोई सेंस नहीं है इस बात का जो मैंने बोली अभी। चलो छोड़ो। देखो डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसके अंदर नंबर होते हैं, 2 बड़े बड़े डंडों के बीच में नंबर होते हैं। एक डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा फॉर्मूला होता है ना। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला ये है कि भाई इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को करो। तो क्या आएगा बेसिकली तुम्हारा, पहले तो आएगा A1 A4 है ना, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से A2 A3। समझे मैंने क्या किया? पहले तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से माइनस कर दिया मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई, बस इतना सा करना है। अब क्या होता है यार, शुरू में लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि भाई भूल गए यार किसको क्या मल्टीप्लाई करना था। कई बार लोग क्या करते हैं, मैं बता दूं तुम्हें, वो क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। भाई ऐसा मत कर देना, लोग पूछेंगे कहाँ से पढ़ा है, तुम बोलोगे प्रथम भैया ने पढ़ाया, मुझ में जूते पढ़वाओगे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। पहले हमें A1 A4 का मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A2 A3 का मल्टीप्लाई। तो ऐसे याद कर सकते हो, पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, पहले लेफ्ट टू राइट जाना है। क्योंकि देखो मैं तो एक लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती। मैंने ऐसा निमोनिक बना लिया है कि मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ भाई, तो डिटर्मिनेंट जो है लेफ्ट से राइट जाता है, क्योंकि लेफ्ट को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि भाई मैं लेफ्ट से लिखता हूँ। तो तुम भी ये सोच सकते हो कि जिसने तुमको ये चैप्टर पढ़ाया था वो लेफ्ट से लिखता है, तो लेफ्ट से राइट जाना प्रेफर करेंगे हम। अजीब लग रहा है सुनने में, बट ठीक है, ऐसी चीजें नहीं लिटरली बहुत ज्यादा काम आ जाती हैं, छोटी छोटी चीजें वरना बॉदर करती हैं पढ़ते वक्त चैप्टर। तो यार हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट को कैसे क्रैक करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी तो कोई वैल्यू होगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो एक लेते हैं एग्जांपल 2 3 4 और 6 ले लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए लिखना थोड़ी पड़ता है, मैं अभी तुम्हारे लिए लिख दूंगा, बट लिखना नहीं पड़ता ऐसे छोटी चीजों को सॉल्व करने के लिए, अब हम बड़े हो चुके हैं ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अरे यार इत्तेफाक से 12 भी आ गया इधर, ये तो 0 आ गया भाई, जरूरी नहीं हर बार 0 है, बदल दो नंबर, कुछ भी लिख दो, सॉल्व करना है मैं तो बस, मेरे को तो मैं एग्जांपल देने हैं, 2 एग्जांपल के साथ दूंगा, बहुत आसान चीज है क्योंकि ये 1 2 और 3, और एक काम करते हैं इस बार 85 लेते हैं, अजीब सा ही नंबर ले लिया, अब 0 आ ही नहीं पाएगा कयामत में इसकी। ऑल राइट भाई, तो इसको इक्वल टू करते हैं, 85 आ जाएगा इधर, 1 इंटू 85 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 85 माइनस 6 कितना होता है भाई, ये होता है 79 के बराबर। वो क्या लिख दिया मैंने 76, एक्चुअली में 79 लिखा है, बस 9 उल्टा लिख दिया मैंने, 79 है ना। तो इस तरह से भाई अपने डिटर्मिनेंट को फॉलो करता है, सभी को आ गया है, बड़ा आसान है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो इसने
2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना बता दिया। अब मान लो कोई हमारे सामने लाके इन भाई साहब को रख दे 1 2 3 4 2 1 1 2 1। अब कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ मुझे, क्या लगता है तुम्हें? जो मैंने तुम्हें ऊपर सिखाया है उसके बेसिस पे तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं कर सकते भाई। 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। अबे 3 आधे लोग चौंक गए, ये 3 क्रॉस 3 क्या बोल रहा है और 2 क्रॉस 2 क्या बोल रहा है, ये तो पहली बार सुना है हमने। तो यार आसान भाषा में समझो, जिस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होता है उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, और जिस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 होता है उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ये 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 मैंने क्या बोला, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मैट्रिसेस में आएगा ये। दोबारा बोल रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे ना सेकंड वाले तरीके से, दिखने में पूरा हाव भाव ही अलग है। तो इसको तरीका, इसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत आती है, दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि इनफ सवाल लगाते नहीं और फिर रोते रहते हैं कि भाई यार सॉल्व ही नहीं हो रहा, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला गलत हो जाता है बार बार। ये दिक्कत ऐसे किसी भी इंसान के साथ नहीं आनी चाहिए जो मेरे से पढ़ रहा है ना, ध्यान रखना। तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले तो ये नंबर्स लिखे हुए, इन नंबर्स को मैं यहाँ पे मिटाना चाहूँगा, है ना। मैं अलग नोटेशन लिखूंगा यहाँ पे, एक जनरल फॉर्मूला जिससे हम याद कर सकें। तो बेसिकली मैंने ये लिख दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इनके फॉर्म में अगर याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, फिर कुछ भी वैल्यू डालते रहो, A2 B1 C2 किसी की भी। तो ध्यान से देखना ज़रा। सबसे पहले तो भाई शुरू तो अपर लेफ्ट से ही करना है ना, क्योंकि मैं भाई लेफ्ट से लिखता हूँ, और ये है अपना A1, इससे शुरू करना है। तो पहले मैं लिख दूंगा A1 नीचे, है ना। अब देखो ध्यान से देखना क्या करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन A1 से खींचो, एक वर्टिकल लाइन A1 से खींचो। ये तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन खींची 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 खत्म। एक वर्टिकल लाइन A1 से खींचो, खींची 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 खत्म। समझे क्या किया? A1 से शुरू किया पहले, और A1 से एक वर्टिकल लाइन खींची और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। इस लाइन को खींचते वक्त कुछ एलिमेंट्स आए बीच में जो कि कट गए, है ना। ये B1 भी कट गया आपका, ऐसे लाइन खींची है मैंने। अब देखो क्या बचा, क्या बचा तुम्हारा भाई, ये 4 लोग जो हैं बच गए। इन 4 लोगों को अलग से कटघरे में उतार दो A1 के साथ, और डिटर्मिनेंट बना के उतार दो कुछ इस तरह से, B2 B3 C2 और C3 रख दो। ठीक है, तो जो हमें A1 के साथ काम करना था वो काम हो चुका है। अब जो है हम इरेज करते हैं जो हमने बसड़ मचाई है उसे। अब ध्यान रखो, आगे बढ़ो। पहले लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट से राइट तक जाना है, तो अब A2 पे आ जाओ। A2 को भाई सेलेक्ट कर लो, भाई सेलेक्ट हो गए तुम, अब तुम्हारी बारी है। और इस बार यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन। इस माइनस साइन को मैं ग्रीन पेन से लगाऊंगा क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये लोग भूल जाते हैं। माइनस साइन आएगा, ध्यान रखना, माइनस माइनस माइनस, कई बार बोल रहा हूँ माइनस 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 माइनस। ये जो माइनस साइन है इसके बाद तुम लगा दो A2 को। फिर से सेम चीज करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो A2 से, खींच दी भाई। एक वर्टिकल लाइन खींचो A2 से, खींच दी भाई। अब जो एलिमेंट बचे उन्हें A2 के साथ कटघरे में उतार लो। ये लो भाई कटघरे में उतार लिया, तो ये बेसिकली आ गया B1 B3 C1 C3। ध्यान रखना कटघरे में उतार रहे हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये आपका डिटर्मिनेंट है, दिख ही रहा होगा ऐसा, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे जो है हमारा प्लस आएगा, ध्यान रखना प्लस साइन आएगा, ये भी मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा। प्लस आता है, 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 और स्टार्टिंग में भी प्लस होता है, लिखा नहीं है जो, है ना। ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस, इस हिसाब किताब को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आते हैं बहुत लोग। तो अब किसको उतारेंगे कटघरे में यार, अब तो तुम खुद ही बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम A3 को कटघरे में उतारने वाले हैं। A3 भाई तू आ जा, तेरा नंबर आ गया, तो लिखा मैंने A3। अब सेम चीज करो, एक वर्टिकल लाइन खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अब ये सब तो कट गए, बचा क्या, बचे ये भाई लोग बचे अपने, इनको गेम में ले लेते हैं फिर। तो ये मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ B1 B2 C1 C2, एज सिंपल एज दैट। हो गया भाई, कहाँ अपना सॉल्व हो गया हमारा 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। अब ये तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। A1 तुम्हारा एक नंबर है और तुम्हें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, मैं एक और बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इसकी वैल्यू होगी B2 मल्टीप्लाइड बाई C3 माइनस C2 मल्टीप्लाइड बाई B3, फिर आ जाएगा माइनस का साइन A2। एक मिनट, A2 क्यों, स्टार्टिंग में मैंने A2 क्यों लिखा है, A1 आएगा इधर, सॉरी अबाउट दैट, A1 आएगा, है ना। उसके बाद A2 आएगा, A2 मल्टीप्लाइड बाय कितना भाई, B1 मल्टीप्लाइड बाय C3 माइनस B3 मल्टीप्लाइड बाय C1, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आएगा प्लस का A3 मल्टीप्लाइड बाय B1 C2 माइनस C1 B2। समझ रहे हो क्या किया, इस पूरी प्रोसेस को समझ रहे हो? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इस प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने एक एक करके कटघरे में उतारे, बेसिकली हमने क्या किया,
मैं एक और बार इस चीज़ को रिवाइज करना चाहूँगा बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है लोगों को। ध्यान रखना, आज तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें तुमने यहाँ पे पढ़ी हैं उनका एक बार रिकैप जरूर करना है और उनके खुद से एग्जाम्पल बनाने हैं तुम्हें। खुद से एग्जाम्पल बनाए, खुद से कोई डिटर्मिनेंट बनाओ और उसे सॉल्व करो। 5 डिटर्मिनेंट आता है तुम्हें सॉल्व करना, फिर भी सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें इस बार अपनी स्पीड बिल्ड करनी है इसमें। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट के एलिमेंट लिख लेता हूँ पहले वीडियो पोस्ट करके। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है। हमने बेसिकली पहले क्या किया, हमने A1 को कटघरे में उतारा, फिर हमने एक लाइन बनाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और A1 को हमने नीचे लिख लिया था, और A1 के साथ हमने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B2 B3 C2 C3, जो कि यहाँ पर हमारे बचे हुए थे। सेम प्रोसेस इस बार हमने A2 के साथ करी और साथ में माइनस साइन लगाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया, माइनस साइन आएगा यहाँ पे। माइनस साइन लगाने के बाद हमने A2 को गेम में लाए और कटघरे में उतार लिया। जो एलिमेंट्स कटे नहीं थे, येलो लाइन से जो कटे नहीं थे, उनको हमने गेम में उतार लिया। दैट इज B1 B3 एंड C1 C2 है ना। इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करना जानते हैं। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस प्लस। स्टार्टिंग में प्लस था, फिर माइनस आया, फिर प्लस आएगा। और इस बार हम कटघरे में किसे उतारेंगे? काफी लोग सोच रहे हैं यार व्हाट इज दिस कटघरा। कटघरा मेरे ख्याल से, मेरे को भी एक्जैक्टली तो नहीं पता ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बट वो कोर्ट वगैरह में बुलाते हैं ना, उसे कस्टडी बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं यार, कस्टडी तो पुलिस कस्टडी होती है। आई डोंट नो क्या मतलब होता है, पर पिक्चरों में होता है ना वो कीड़ी पाठक में, जिसमें बुलाते हैं सुनवाई करने के लिए मेन इंसान को, तो वो कटघरा होता है बेसिकली। ऑलराइट, तो यार इस बार हम A3 को गेम में उतारने वाले थे, तो A3 आ जाएगा। तो सेम चीज करो, ये A3 को सेलेक्ट किया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। अब बचे क्या अपने? ये लोग बचे है ना, ये 4 लोग बच गए। अब इन 4 लोगों को एक डिटर्मिनेंट बना के फिर से लिख दो। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया, और ये हम याद रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तुमने इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज याद रख रखी है यार। A+B के होल क्यूब का फॉर्मूला इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मेरे हिसाब से। और डेफिनेटली तुमने इससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें याद रखी हैं, तुम्हें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे तुम सवाल लगा लो ना, 100-150 सवाल लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसे याद रखने में। तो भाई हमने ये सीख लिया कि डिटर्मिनेंट एक एक्चुअली में एक नंबर ही होता है ना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा 1 2 3 2, ये एक्चुअली में एक नंबर है, बट इस नंबर को लोगों ने अलग फॉर्मेट में लिख दिया है। एक्चुअली में इस नंबर की वैल्यू क्या है? जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कैसे आएगी, हमें सॉल्व करना सीख लिया है। 1 × 2 - 3 × 2, ये किसके बराबर है? ये है अपनी 2 - 6 के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू -5। तो डिटर्मिनेंट इज बेसिकली अ नंबर जिसको ऐसे अरेंजमेंट में लिखा जाता है। पर ऐसे अरेंजमेंट में इसे क्यों लिखा जाता है भाई? क्या फायदा हो रहा है ऐसे लिखने में? इस चीज का राज क्या है? इन 2 बड़े डंडों के बीच में हम कुछ नंबर्स को अजीब तरह से लिख दे रहे हैं, उससे क्या फायदा? देखो, पहली बात फायदे की तो यार तुम बात मत करो। ये चैप्टर जो है तुम्हारे पेपर में आता है, तो फायदा तो है अगर इसके सवाल बनेंगे तो, बट एक्चुअल दुनिया में क्या फायदा? एक्चुअली में इस एक्सप्रेशन की मदद से अगर तुम इस तरह से अरेंज नंबर को सॉल्व करना जानते हो बहुत एफिशिएंटली, तो तुम एक लाइन की इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं डायरेक्टली रिलेट करके नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनने लाइन ही नहीं पढ़ रखी है। वो मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि एंड में एक टॉपिक है इससे रिलेटेड, तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा, सारे पर्दे फाश हो जाएंगे एंड में। इसके लिए ऑब्वियसली एंड तक देखनी पड़ेगी पूरी सीरीज। पर ध्यान रखना, इससे तुम एक लाइन को सॉल्व कर सकते हो, 3D में एक लाइन को सॉल्व कर सकते हो, 4D में एक लाइन को सॉल्व कर सकते हो। 4D कहाँ से आ गया? अगर किसी को जानना है ये 4D मैंने क्या बोल दिया, तो यार एक वीडियो डाली थी मैंने, डाइविंग इनटू द 4th डायमेंशन करके नाम था मेरे ख्याल से। 4D से रिलेटेड वीडियो है इस चैनल पे, पहली कुछ 5-6 वीडियोस में से एक होगी, वो जरूर देखना। उसमें मैंने 4D के बारे में बताया है, पर जेई मैथमेटिक्स का ही यूज किया है। मतलब इस छोटी सी आसान सी मैथमेटिक्स को यूज करके हम कैसे 4D तक के बारे में सोच सकते हैं। तो खैर बढ़िया वीडियो थी, वो देखना है ना। तो मैंने क्या बताया, तुम इन डिटर्मिनेंट्स का यूज करके कैलकुलेशन 3D लाइन के बारे में स्टडी कर सकते हो, 3D लाइन को सॉल्व तक कर सकते हो। तुम्हें पता है 3D में लाइन कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? लाइन छोड़ो, इस डिटर्मिनेंट की मदद से हम प्लेन तक को स्टडी कर सकते हैं, और करेंगे डेफिनेटली इस चैप्टर के एंड में। बट पता नहीं जेई वालों ने क्या करा है, एंड में डाला है टॉपिक, वो भी छोटा सा डाला है बिल्कुल, उसमें भी लोग रट के काम चला लेते हैं। पर मैं नहीं रटाने वाला, तो मैं चिंता मत करो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो भाई हमने डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक बातें सीख ली हैं, थोड़ी फेमिलैरिटी डिटर्मिनेंट से बिल्ड कर ली है। हम जान चुके हैं कि ये अपना एक नंबर होता है सिंपली, जिसको एक अजीब से फॉर्मेट में लिख दिया जाता है। मतलब ये -4 को ही एक अजीब से फॉर्मेट में लिख दिया गया है, और इस फॉर्मेट को स्टडी करना जरूरी है। इसके 2 रीजन है हमारे पास। पहली बात, हम ज्योमेट्री को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। दूसरी बात, ये हमारे जेई एडवांस और मेंस के पेपर में आएगा, जिससे हमें 4 नंबर मिलेंगे, और उससे हम IIT में जाके वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जो कि हम अभी नहीं जानते।